हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं हूँ आपके साथ मंजू तिवारी। हम पढ़ेंगे अपने अध्याय में वर्ण विचार के बारे में। तो आइए जान लेते हैं वर्ण विचार के बारे में। तो पशु पक्षी अपने सुख से यानी कि मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं। बर्तनों के टकराने तथा वाहनों के चलने से भी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। मनुष्य भी ध्वनियों के माध्यम से अपने भावनाएं प्रकट करते हैं। इनमें से कुछ ध्वनियाँ सार्थक तो कुछ निरर्थक हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती हैं। ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, जैसे कि पीला, प जमा ई जमा लो जमा आ, इसमें 4 ध्वनियाँ हैं। मछली, मौ जमा ओ जमा छो जमा लो ओ जमा लो जमा ई, इसमें 6 ध्वनियाँ हैं। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर मैं ई को और तोड़ना चाहूँ तो क्या मैं इसे तोड़ सकती हूँ? नहीं ना। तो यही बात कही गई है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। किसी भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है बच्चों? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि तोता, तो जमा ओ जमा तो जमा, ये इसका वर्ण विच्छेद है। झरता का वर्ण विच्छेद है झ जमा ओ जमा रो जमा ओ जमा तो जमा आ। इसी तरह शलजम का वर्ण विच्छेद है शो जमा ओ जमा लो जमा ओ जमा जो जमा ओ जमा मो जमा ओ। कलम का क जमा ओ जमा लो जमा ओ मो जमा ओ। चलिए वर्णों के भेद की ओर बढ़ते हैं। आप काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। तो बच्चों, उच्चारण के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर क्या है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की यानी कि किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती और हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ये हमारे 11 स्वर हैं। चलिए अब स्वरों के भेद की ओर बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ वॉबल्स। तो स्वर 3 होते हैं, 3 प्रकार के भेद हैं स्वर के। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। सबसे पहले आते हैं ह्रस्व स्वर, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? अ ई उ री, ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं। फिर आते हैं आगे दीर्घ स्वर, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर संख्या में 7 हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं। तीसरे हमारे प्लुप्त स्वर आते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, राखी, भैया इत्यादि। इसका चिन्ह 3 होता है जिसे नीचे से घुमा दिया जाता है। प्लुप्त स्वरों का उच्चारण मंत्र पढ़ते समय तथा किसी को पुकारने आदि स्थितियों में होता है। तो चलिए बच्चों, स्वरों की मात्राएं जान लें। तो स्वरों के चिन्ह निश्चित होते हैं। प्रत्येक स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ रूप उसकी मात्रा कहलाता है। व्यंजनों को उच्चारण करते तथा शब्द बनाने में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। छोटी की मात्रा वर्ण के आगे से आती है, बड़ी की मात्रा वर्ण के पीछे से आती है। छोटे ऊ की मात्रा नीचे की ओर आती है, बड़े ऊ की मात्रा भी घुमाव के साथ नीचे की ओर आती है। री की मात्रा अर्धवृत्त की तरह नीचे की ओर आती है वर्ण के। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में लगती है। ऐ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में लगती है। ओ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर 1 मात्रा के रूप में लगती है और औ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में लगती है। अब हम जानेंगे व्यंजन। तो बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है तथा हवा मुख के अलग अलग हिस्सों को छूकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी के व्यंजन निम्न प्रकार से हैं। क ख ग घ ञ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण ड ढ, ये भी अतिरिक्त वर्ण हैं, व्यंजन में आते हैं। त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह,
ठीक है। इसमें य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, श श स ह ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। अब व्यंजन के भेद पर आएंगे तो 3 भेद होते हैं व्यंजन के, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करते हुए बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग से म वर्ग तक सभी स्पर्श व्यंजन है। फिर अंतस्थ व्यंजन आते हैं बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। 4 होते हैं, य र ल व। ऊष्म व्यंजन इसके बाद आते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से टकराकर तेजी से बाहर निकलती है और ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, श श स ह। संयुक्ताक्षर श त्र ज्ञ श ये संयुक्ताक्षर है, ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे श जो है वो क और श के मेल से बनता है, ज्ञ ज और य के मेल से, त्र त और र के मेल से, और श और र के मेल से बनता है। अब आते हैं अयोगवा। तो अयोगवा ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, अयोगवा 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार, अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है, इसे वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे मंगल, अंगूर, बंदर और कंघा इत्यादि, इनमें अनुस्वार का चिन्ह आता है। फिर आता है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह 2 बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। इसका उच्चारण हल्के ह की भांति होता है, जैसे प्रातः, पुनः, परितः, फलतः, निष्कर्षतः इत्यादि। अनुनासिक, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुख से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जिसे वर्णों के ऊपर लगा देते हैं, जैसे चांद, आंख, ऊंट, सांस, बांस आदि, इनमें चंद्र बिंदु आता है, अर्थात अनुनासिक का प्रयोग होता है। आगत स्वर अर्धचंद्राकार, आगत का अर्थ है बाहर से आया हुआ। अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में आए हैं और प्राय व्यवहार होते हैं, अर्थात हमारे व्यवहार में प्रयोग में आते हैं, जैसे बॉल, कॉफ़ी, डॉल, चौक, डॉक्टर आदि। ऐसे शब्दों में अर्धचंद्राकार का प्रयोग किया जाता है, ना कि बिंदु का। तो इसका प्रयोग नहीं करने पर कई बार उलझन खड़ी हो जाती है, ठीक है, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उदाहरण के लिए बॉल गेंद, और बाल जिसमें इसका प्रयोग नहीं है उसको बाल कहते हैं। कॉफ़ी पेय पदार्थ, और काफ़ी पर्याप्त है। हॉल यानी कि बड़ा कमरा, और हाल तबीयत। आगत व्यंजन नुक्ता, हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द भी समाहित हैं। इन भाषाओं में क ख ग ज फ की ध्वनियाँ, इनका उच्चारण क ख ग ज फ से भिन्न है और शब्दों के अर्थ में भी भिन्नता है। इसमें ज और फ का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि इनका प्रयोग ना करने से भ्रांति की संभावना बनी रहती है, अर्थात नुक्ता नहीं लगाएंगे तो कई बार अर्थ अलग हो जाता है। जैसे राज का अर्थ है राज्य, और राज रहस्य, नुक्ता लगाते ही। फन सांप का, और फन हुनर को कहा जाता है। बाग घोड़े की, और बाग बगीचा। गज हाथी, और गज एक माप। खाना भोजन, और खाना अलमारी का खाना। जरा बुढ़ापा, और जरा थोड़ा। अब हल चिन्ह पर आते हैं। बिना स्वर के व्यंजनों को लिखते समय हल चिन्ह यानी हलंत का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बिना स्वर के किसी व्यंजन को दिखाना है तो उसके नीचे तिरछी रेखा खींचिए, जिसे हलंत कहते हैं, जैसे मिट्टी, हड्डी, मिट्टी, द्विज, विद्वान इत्यादि। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श के अलावा हिंदी में अन्य संयुक्त व्यंजनों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे ह नौ से शब्द बने पूर्वाहन, चिन्ह, अपराहन। चौर छ से लच्छा, अच्छा, इच्छा। आधा पौय से प्यास, प्याज, प्याऊ। आधा सौर तौ से अस्त, मस्त, चुस्त। दौर यो से विद्या, विद्यार्थी, विद्यालय। दौर धौ से श्रद्धा, गिद्ध और सिद्ध। श से अवश्य, शाम, शान। यहाँ पर बात की गई है वे संयुक्त व्यंजन जो 2 अलग अलग व्यंजन साथ में आते हैं, एक स्वर रहित और एक स्वर के साथ आता है। अब आते हैं द्वितीय व्यंजन, अर्थात 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं, जैसे चक्का, पक्का, धक्का, बच्चा, कच्चा, सच्चा। पन्ना, अठन्नी, अन्न, सज्जन, सज्जा, छज्जा। कद्दू, उद्देश्य, गद्दा। पत्ता, पत्ता, कुत्ता, छप्पर, गप्पू, शप्पू आदि। इसमें 2 एक जैसे व्यंजन साथ में आए, ये भी द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं।
अब रॉ के विभिन्न रूप जानेंगे बच्चों। तो रॉ यदि स्वर रहित हो और वह किसी अन्य व्यंजन के साथ जुड़ता हो तो रॉ अगले व्यंजन में ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है, जैसे धर्म, कर्म, सूर्य, पूर्व, चर्म, दुर्गंध इत्यादि। रॉ यदि स्वर रहित हो और उससे पहले कोई व्यंजन स्वर रहित हो तो रॉ को पदेन मात्रा का प्रयोग होता है। पदेन यानी कि उसके पद में, पैर में लगता है, जैसे कि प्रेम, चक्र, भ्रमण, क्रम, प्राण, प्रमाण इत्यादि। ट, ठ, ड, ढ के बाद आने वाला स्वर रहित रॉ पदेन के रूप में इस प्रकार जुड़ता है, अर्थात जो थोड़े घुमाव की तरह नीचे की ओर होते हैं वर्ण, उसमें दो तिरछी रेखा के रूप में रॉ जुड़ता है, जैसे ट्रक, ट्रेन, राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा। श के साथ रॉ का प्रयोग होता है श्र के रूप में, जैसे श्रीमती, श्रम और श्रवण। सौ के साथ रॉ का प्रयोग होता है सौ में पदेन के रूप में आता है, जैसे स्रोत और सहस्त्र। तो के साथ रॉ नियम अनुसार व में तो में नीचे पदेन के रूप में आता है, अर्थात इसको इस तरह बनाना चाहिए, परंतु इसका हिंदी में प्रयोग त्र के रूप में होता है, जैसे त्रिशूल, त्रिकोण, चित्र, पत्र इत्यादि। तो चलिए अब अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न लेंगे। पहला, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है 20, 39, 49, 80। तो वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है, ब वाला विकल्प सही है। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं ढूंढिए। इन प्रश्नों में भी सही विकल्प आप स्वयं ढूंढेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर ओ आ और व्यंजन क ख ग। इसी प्रकार बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वितीय व्यंजनों में दो दो शब्द बनाइए। ट से पट्टा, त से पत्ता, ड से गड्ढा और द ढ से और जौ से छज्जा, सौ से सज्जा। 200 से बनाएंगे आप। इसी प्रकार निम्नलिखित संयुक्त वर्णों से दो दो शब्द बनाइए, जैसे ल से लल्ला। इसी प्रकार बाकी से आप स्वयं बनाएंगे शब्द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों पर चंद्र बिंदु या बिंदु का उपयोग कीजिए। पंख में बिंदु आएगा, बाकी के शब्दों में आप स्वयं लगाएंगे बिंदु और चंद्र बिंदु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्णों के संयोग से वर्ण तथा उनसे दो दो शब्द बनाइए। ट, ठ से मट्ठा। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के शब्दों का निर्माण आप स्वयं करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अध्याय को ध्यानपूर्वक सुना होगा। बस इसी प्रकार इसको अच्छे से करना है, ध्यानपूर्वक इसका लगातार अभ्यास करना है, ताकि आप में की भाषा में पकड़ मजबूत हो। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।